हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना डाइजेशन वाला चैप्टर खत्म कर लिया था। आज इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करें हम क्वेश्चन सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखेंगे, आप उसे पॉज करके सॉल्व करेंगे और फिर आंसर मैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, टंग इज अटैच्ड टू फ्लोर ऑफ माउथ थ्रू, किसकी वजह से टंग जो है माउथ के फ्लोर पे अटैच होती है। ऑप्शन है पैलेट, बी है यूविला, सी है फ्रीनुलम और डी है पैपिले। तो देखिए इसमें से मैच करना है कि कौन सा सही आंसर आएगा हमें। तो देखिए सबसे पहले देखना टंग किससे अटैच होती है। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने बताया था कि जो माउथ होता है हमारा, उसमें टंग होती है जो फ्लोर पे अटैच होती है पैलेट से। यहाँ पे एक टिश्यू होता है, एक त्रगस, जिसे हम बोलते हैं फ्रेनुला। इसकी वजह से क्या होता है, टंग हमारी फ्लोर पे अटैच होती है, फ्रेनुला। तो यहाँ पे आंसर हमारा फ्रेनुलम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक, सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट। तो नेक्स्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रक्टोज इज एब्सॉर्ब थ्रू, ऑप्शन है यहां पे पैसिव एब्जॉर्प्शन, फैसिलेटेड एब्जॉर्प्शन, फैसिलेटेड, सी है हमारा एक्टिव और डी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कर लेते, डी है ऑल ऑफ देम। तो देखिए जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज वगैरह हमने लाइन से बताए थे कि देखिए ग्लूकोज एमिनो एसिड, ये तो तीन तरीके से एब्जॉर्ब होते थे, पैसिव से भी, फैसिलिटेड से भी और इसके बाद एक्टिव से भी। लेकिन जो स्पेशल एग्जाम्पल थे, फैसिलिटेड में हमने फ्रक्टोज बताया था और एक्टिव में बताया था हमने एमिनो एसिड, एक्टिव में बताया था सॉरी सोडियम। एक्टिव बताया था पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ना हमारे सारे पॉजिटिव आयंस, कैल्शियम प्लस आयंस, सोडियम प्लस आयंस, मैग्नीशियम प्लस आयंस, ये सारे हमेशा एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल, तो ग्लूकोज वगैरह, ये तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड ये तो हर तरीके से हो सकते हैं, लेकिन फ्रक्टोज स्पेशली फैसिलिटेड से होता है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज हमारा फैसिलिटेड है, तो हम फैसिलिटेड टिक कर देंगे, बी आर करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो नेक्स्ट करते हैं इससे आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पार्ट ऑफ स्टमक just below diaphragm and touches it, और उसको टच करता है इट। देखिए वो पार्ट बताना है स्टमक का जो डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है और उसे टच करता है डायफ्राम को। लिखते हैं ऑप्शन आएगा बॉडी, दूसरा आएगा फंडस, तीसरा आएगा पाइलोरिक रीजन, चौथा आएगा कार्डियक रीजन। ये चार थे तो स्टमक के अंदर जो होते थे कार्डियक रीजन। तो मैच करके देखिए कौन सा बनता है, पॉज करके। तो देखिए यहाँ पे हम
हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्टमक, देखिए स्टमक कैसा होता था, जे शेप्ड ऑर्गन होता था स्टमक, इस तरह से कुछ कुछ होता था। इस वाले पार्ट को हम फंडस बोलते थे, जो कि जस्ट डायफ्राम के नीचे होता था, ये ऊपर का डायफ्राम होता था, ये वाला जो होता था डायफ्राम होता है, ये जस्ट स्टमक के नीचे आता है, स्टमक के सॉरी ऊपर, और उसको टच करता है फंडस को, डायफ्राम। उसके बाद ये वाला आता था, इस पोर्शन को हम बोलते थे कार्डियक रीजन। फिर उसके बाद आता है बॉडी, और लास्ट में ये वाला पोर्शन आता था हमारा पाइलोरिक रीजन। तो ये 4 रीजन होते थे स्टमक के अंदर, ठीक। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा जाएगा फंडस। और फंडस ही वो रीजन होता है जिसके अंदर सारी ग्लैंड्स वगैरह होती है, इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह जो भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एसिड वाली सारी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे आगे। इस बार थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, देख के करिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग help in absorption of iron, Fe आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन है हमारा पेप्सिन, पेप्सिनोजन। ऑप्शन बी है हमारा HCl एसिड, ऑप्शन सी है म्यूकस, और ऑप्शन डी है बाइकार्बोनेट आयंस। तो इसमें बताना है कौन सा आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो देखिए जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमने बताया था कि HCl क्या होता था, आयरन नॉर्मली +3 फॉर्म में प्रेजेंट होता था हमारी बॉडी में। तो HCl क्या करता था, उसको +3 से +2 में कन्वर्ट कर देता था, फिर वहां से वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता था और आगे फिर वो अनीमिया में हेल्प करता था, अनीमिया ना हो हमारे को। देखिए 2 तरह के अनीमिया बताया था हमने, पहले तो HCl देखते हैं। HCl क्या करेगा, +3 से +2 बना देगा इसे HCl से, और फिर ये क्या करता है आगे जाके आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। आरबीसी मैच्योरेशन, हेल्प इन आरबीसी मैच्योरेशन। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, आरबीसी का साइज बहुत ज्यादा घट जाएगा। इफ एब्सेंट तो क्या होगा, आरबीसी साइज डिक्रीजेस, और वो उसे बॉडी फिर हमारी डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी की सेल ऐसा होगा कि वो ऐसा लगेगा हमारी बॉडी की फॉरेन सेल से, बाहरी कोई सेल है, जिस वजह से वो हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर देगी एंड डिस्ट्रॉयड। और वैसे धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बॉडी में आरबीसी कमी होने लगेगी एंड डिक्रीजेस एंड डिस्ट्रॉयड। और इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। साथ ही साथ एक हमने मैक्रोसिटिक एनीमिया बताया था, इसको इधर लिखते हैं माइक्रोसिटिक, ये मैक्रोसिटिक है। एक आता है माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी का साइज अगर जो चीज हमें चाहिए उसको मैच्योरेशन करने के लिए, मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12, अगर वो ना हो तो उससे क्या होता है, हमारे आरबीसी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब बड़ी सेल होंगी नॉर्मल से तब भी हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि उसे बाहर की सेल लगेगी, इससे भी क्या होता है आरबीसी कमी हो जाती है। लेकिन ये माइक्रोसिटिक है, ये मैक्रोसिटिक होता है, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ जाता है। ये किसकी कमी हो सकता है, विटामिन B12 की, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से। इसी का एक दूसरा नाम परनीशियस एनीमिया भी होता है, परनीशियस एनीमिया, ठीक। तो यहाँ पे 2 तरह के एनीमिया होता है। तो हमारा आंसर क्या था, बेसिकली हमारा था कौन आरबीसी
आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो देखिए आंसर हमारा HCl हो जाएगा, क्योंकि HCl की वजह से आयरन एब्जॉर्ब होता है, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, बस बॉडी में आता है, लेकिन एब्जॉर्ब इस फॉर्म में होगा Fe+2 की फॉर्म में। तो इससे आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्मॉल एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एन ओब्लिक लेयर मे बी प्रेजेंट इन डैश। किसमें ओब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है स्टोमच बोल देते हैं फिर से, और ऑप्शन डी है माउथ। तो यहां पे देखना है कौन किसके अंदर होती है। तो देखिए हमने बताया था कि जो भी हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसकी जब हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज, इंटरनल टिश्यूज। तो उसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे बाहर के लेयर को हम क्या बोलते थे? सिरोसा, जो कि क्या होता था एपिथेलियम की होती थी, जिसे हम मेसोथेलियम बोलते थे। उसके बाद आती है मस्कुलरिस, जो कि काफी उसमें स्मूथ मसल्स होती थी, जिससे होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती थी उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में। उसके बाद और इसके अंदर होते कौन से वाले? कुछ नर्व्स का गुच्छा होता था जो कि क्या करते थे? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में मदद करते थे। कौन कौन से होते थे इसके अंदर? इसके अंदर होता था ऑरोबैक प्लेक्सस, जो कि क्या काम करता था? मस्कुलर मूवमेंट्स कराता था, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कौन सी लेयर में होता था? मस्कुलरिस वाली में। ठीक, उसके बाद तीसरी कौन सी लेयर आती थी अंदर की तरफ? उसके बाद आती थी सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में एक लेयर बनती थी जिसको हम बोलते थे ओब्लिक लेयर। देखिए सबसे बाहर की सिरोसा, फिर कौन सी आएगी? मस्कुलरिस, फिर उसके बाद यहां पे बीच में यहां पे होती है ओब्लिक लेयर, देन आती है सबम्यूकोसा और उसके बाद म्यूकोसा। तो यहां पे ओब्लिक लेयर होती किसमें? पॉइंट ये है, ये सिर्फ होती है स्टमक में। ये हमने लेक्चर टाइम बताया था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कर देखते हैं। हाउ मैनी salivary glands एक मिनट, ग्लैंड्स प्रेजेंट इन माउथ। हमारे बॉडी में मतलब माउथ में कितनी सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन है आपके 6, 5 कर लीजिए, 5, 3 पेयर्स, और डी है 4 पेयर्स। ये बताना है कि हमारी बॉडी में कितनी स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। तो देखिए हमने बताई थी कि हमारी बॉडी में 6 स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, या तो 6 में बोलेंगे या फिर 3 पेयर बोलेंगे। 6 ग्लैंड्स, 6 ग्लैंड्स और 3 पेयर्स, 3 पेयर्स। कौन कौन से होती हैं? पहला एक पेयर होता है पैरोटिड का, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी, और तीसरा होता है सबलिंगुअल।
जो जीभ के नीचे होती है, लिंगुअल, या इसे सब मैंडिबल भी बोल देते हैं, मैंडिबल। ठीक, तो इसके नाम होते हैं पैरोटिड, सब मैंडिबल मैक्सिलरी और इसका सबलिंगुअल, सबलिंगुअल है। ठीक, इसको ठीक से एक मिनट। तो देखिए इसके दो पेयर होते थे, इसमें एक डक्ट होती थी, उसके डक्ट का नाम होता था, डक्ट का नाम होता था स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट। इसकी डक्ट का नाम होता था, इसके डक्ट का नाम होता था वॉर्टन्स डक्ट, डक्ट। और इसके डक्ट का नाम होता था डक्ट ऑफ रिवाइनस, ये रिवाइनस डक्ट बोलते थे, रिवाइनस डक्ट। तीन तरह की डक्ट होती है। ठीक, एक चीज उसके बाद पढ़ते हैं, एक चीज और आती है, चल अभी आगे बताते हैं, लिए आगे अभी दांतों के बारे में पढ़ेंगे जब बताते हैं। तो ये नोट कर लीजिए एक बार। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 3 पेयर ग्लैंड्स होते हैं, तो हम 3 पेयर टिक कर देंगे, या तो 3 पेयर लिखा होता है या फिर 6 लिखा होता, दोनों ही सही होता। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी टेक 5 kg प्रोटीन, 7 kg शुगर, 8 kg लिग्निन एंड 9 kg फैट। 9 kg फैट, हाउ मैनी कैलोरीज वी गेट, मतलब हम कितनी कैलोरीज गेट करेंगे अगर हम इतना फूड लेते हैं। हाउ मैनी कैलोरी वी गेट। तो देखिए इसके ऑप्शन, इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार, एक मिनट रुकिए, देखिए तो इसके आप तो देखिए इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, फिर इसका हम कराते हैं, पॉज करके देखिए एक बार। तो देखिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए। पहले हमें देखना है, हमने जब कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी तो उसमें 2 तरह की वैल्यू बताई थी, एक ग्रॉस वैल्यू और एक बताई थी हमने फिजियोलॉजिकल वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि जब हम किसी फूड को 1 ग्राम या 1 kg जलाएं, बर्न करें, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, कितने कैलोरीज। 1 किलो जलाते हैं फूड को तो किलो कैलोरीज मिलती है, और 1 ग्राम में जलाते हैं तो खाली कैलोरीज मिलती है। बेसिकली यहाँ पर कैपिटल सी बनाया ना, कैपिटल सी, तो इसका मतलब होता है कि किलो कैलोरीज की बात कर रहा है, या तो किलो कैलोरी लिखते हैं हम या फिर कैपिटल सी के साथ बनाते हैं कैलोरी। तो देखिए प्रोटीन के लिए क्या बताई थी हमने, प्रोटीन की फिजियोलॉजिकल वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे हम 4, फैट के लिए कितनी बताई थी 9, और कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट या शुगर एक ही चीज होती है, इसके लिए बताई थी 4। बाकी बच्चा लिग्निन, लिग्निन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता ही नहीं है, जैसे हम लेंगे एज इट इज बाहर निकल जाएगा एक्सक्रीट, नो कैलोरी, इससे हमें कोई कैलोरी नहीं मिलेगी, नो कैलोरी गेन। ठीक, तो इसकी 0 हो गई। तो ऑप्शन में हमें कैलकुलेट करने देखिए। तो देखिए पहले 5 किलो प्रोटीन है, 5 किलो प्रोटीन 4 प्रोटीन से कितनी मिलेगी, लिखते चलते साथ साथ। 5, 1 किलो प्रोटीन के लिए कितनी है 4, तो 5 किलो के लिए कितनी होगी 5 × 4, फिर प्लस लगाएंगे। फिर आगे 7 किलो शुगर ली थी हमने, 1 किलो शुगर के लिए कितनी है 4, तो 7 किलो कितनी होगी 7 × 4। फिर आगे हमने लिग्निन को छोड़ के फैट लिया था 9 किलो, 1 किलो फैट के लिए कितनी है 9, तो 9 किलो की कितनी होगी 9 × 9, तो जोड़ेंगे 20 प्लस 28 प्लस 81, इसे जोड़ लेंगे। हाँ, तो आ जाए हमारा करीब 129 किलो कैलोरी, या फिर खाली कैलोरी बोल सकते हैं, और कैलोरी कैपिटल सी वाला है हम, ये कैपिटल सी है। ठीक,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 129 कैलोरी। तो ऐसा हमें इस तरह सॉल्व करना था। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, चाहे इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट करते हैं इससे आगे। ऑप्शन है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग गार्ड, मतलब उसकी सिक्योरिटी करता है, कौन उसकी ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। द ओपनिंग, मतलब ओपनिंग के पास क्या होता है, स्पिंटर वगैरह होते हैं ना, तो ये बेसिकली पूछ रहे कौन सा स्पिंटर है। ओपनिंग ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ऑप्शन है कार्डियक स्पिंटर, स्पिंटर ऑफ बॉयडन, ये बॉयडन स्पिंटर लिख लेते हैं, बॉयडन स्पिंटर। सी है पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। और चौथा है हमारा स्पिंटर ऑफ ओडाई या फिर हेपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है नाम इसका। तो देखिए इस चारों में बताना है। देखिए जब हम स्पिंटर्स वगैरह पढ़ रहे थे, स्पिंटर क्या होते थे, कोई ओपनिंग को क्लोज या ओपन करते थे, उसके बेस पे हम बताते थे कहाँ पे कौन सा है, तो उनके नाम होते थे। तो देखिए कार्डियक स्पिंटर हमने बताया था, जो स्टमक पढ़ रहे थे, इस तरह से होता है स्टमक, इस तरह से होता है हमारा। तो जो कार्डियक स्पिंटर होता है यहाँ पे होता है, ऊपर की साइड पे, यहाँ पे होता है कार्डियक स्पिंटर। किस किस के बीच में होता है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। दूसरा आता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, नहीं हो सकता। दूसरा आता है स्पिंटर ऑफ बॉयडन। देखिए जब लीवर से डक्ट्स निकलती थी, दो तरह की डक्ट निकलती थी लीवर से, क्योंकि दो लोब्स होते थे लीवर के अंदर, एक लेफ्ट हेपेटिक लोब, राइट हेपेटिक लोब। तो उससे कौन सी निकलती थी, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलती थी, बनती थी कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर की डक्ट आती थी, उसको क्या बोलते थे हम, सिस्टिक डक्ट बोलते थे। फिर वहां से जब वो कंबाइन करती थी कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ सिस्टिक डक्ट, तब बनती थी हमारी कॉमन बाइल डक्ट। देखिए ये हमारा लीवर होता है, ऐसी मान लीजिए दो डक्ट आई यहां से, ये कंबाइन करी, यहां से गॉल ब्लैडर की डक्ट आई, सिस्टिक डक्ट जिसे बोलेंगे हम, सिस्टिक डक्ट। ऊपर ये ऊपर वाली को बोल देते हम राइट, नीचे नहीं बोल देते लेफ्ट, हेपेटिक डक्ट। ठीक है, एक ये डक्ट, इस डक्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर ये सिस्टिक डक्ट आएगी, इसके साथ जुड़ती है, तब क्या बन जाती है, ये बन जाती है हमारी कॉमन बाइल डक्ट। इसके अंदर होता है हमारा एक स्पिंटर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिंटर ऑफ बॉयडन। यहां पर होता है स्पिंटर ऑफ बॉयडन, बॉयडन स्पिंटर, जो कि किस में होता है, कॉमन बाइल डक्ट में होता है। कब होता है, जब वो जस्ट उससे जुड़ने वाली होती है, जो पेनक्रियास की विल्सन डक्ट होती थी, उससे जुड़ने से पहले उसके अंदर होता है स्पिंटर ऑफ बॉयडन, स्पिंटर। बाकी नीचे से कौन सी आएगी, पेनक्रियास की आएगी विल्सन डक्ट, उससे जुड़ेगी, मान लीजिए जुड़ गई आपस में, तो आगे जाके क्या बनेगी, ये बन जाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एचपीडी लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर इसकी ओपनिंग पे होता है यहां पे, तो यहां पे कौन सा हमारा स्पिंटर ऑफ बॉयडन नहीं हो सकता हमारा आंसर। फिर होता है हमारा, उसके बाद यहां पे होता है हमारा
स्पिंटर ऑफ ओडाई जब हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इंटेस्टाइन में खुलने वाली होती है ड्यूडेनम के अंदर, उससे पहले वहां पे होता है हेपेटोपैंक्रियाटिक स्पिंटर या फिर स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाए गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये ओपनिंग इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में होती है बेसिकली, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम। तो वहां पे कौन सा होता है स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा पायलोरिक स्पिंटर यहां पे होता है स्टमक में नीचे की साइड, स्टमक एंड ड्यूडेनम, इन दोनों के बीच में होता है, स्टमक और इन दोनों के बीच में। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया स्पिंटर ऑफ ओडाई। ठीक, तो नेक्स्ट से आगे करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच, ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है दांतों के लिए। ऑप्शन है यहाँ पे 2102 अपॉन में 2102, ऑप्शन बी है 2123 अपॉन 2123, ऑप्शन सी है 2122 2122 और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो सोचिए कौन सा आएगा। बुक में लिखा है एडल्ट के लिए, जब पे पूछे तो एक बार देख लीजिए, ट्राई करिए एक बार। हाँ तो देखिए, जब भी हमने एडल्ट के लिए बात करेंगे तो हमने डेंटल फॉर्मूला बताया था। एडल्ट के केस में होता है 1/4 माउथ लेते हैं हम, उसके अंदर सबसे पहले होता है 2 इंसीजर्स, 2 इंसीजर्स, इंसाइजर्स। उसके बाद क्या होता है एक कैनाइन होता है, 1 कैनाइन। देन उसके बाद क्या होता है 3 होते हैं, 2 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं हमारे प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने हुए 2, और लास्ट में कितने होते हैं 3 मोलर होते हैं, 3 मोलर, 3 मोलर्स। ये कौन से होते हैं मोलर, कितने 3। हाँ देखिए आगे, तो फॉर्मूला क्या बना, पहले एक कैनाइन है, तो पहले क्या है 2 इंसीजर 2, फिर एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और लास्ट में एक मोलर, 3 मोलर। तो क्या बना 2123, नीचे वाले जॉ के भी लिखेंगे 2123। ये बन गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। तो कौन सा एडल्ट का, ये वाला। याद रखिए ये वाला होता है छोटे बच्चे का, इन्फेंट के लिए, और एक ये वाला फॉर्मूला होता है इसमें इन्फेंट या बेबी के लिए, जिसमें के अंदर जो 10-20 साल 10 साल के बच्चे होते हैं उसके अंदर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रीमोल सही से डेवलप नहीं होते। ये वाला होता है करीब 15 ईयर्स के लिए। 15 ईयर्स की एज में हमारा लास्ट वाला मोलर नहीं आता, जिसको हम विजडम टीथ बोलते थे, वो वाला बाद में डेवलप होता है। जब हम 20 से 21 साल की एज में आते हैं तब बनता है वो वाला मोलर हमारा लास्ट में। तो ये उसके लिए होता है 15 ईयर्स या 15 to 19 ईयर्स के बीच में। और लास्ट में फिर आता है एडल्ट का बिल्कुल सबसे लास्ट में, जब हम 21 साल तक 20 से 21 साल तक पहुंच जाते हैं, तब ये वाला होता है। तो तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर 8।
8 था भी कौन सा छोड़ी होगी, विच ऑफ फॉलोइंग गार्ड ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप की ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? ऑप्शन है फेरिक्स, लैरिक्स, ग्लॉटिस और डी है एपिग्लॉटिस। तो इसमें से बताना है कौन सा मैच करना है, कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें से बेसिकली ये पूछा है, दो ओपनिंग होती है हमारी गले के अंदर। सबसे पहले ऊपर होता है फेरिक्स, जो होता है कॉमन पैसेज होता है उसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। उसके बाद आता है हमारा फेरिक्स के बाद आता है जस्ट जब यहाँ पे फेरिक्स खत्म होता है, फेरिक्स तब यहाँ पे दो ओपनिंग आती है, एक फूड के लिए और दूसरी आती है विंड के लिए, हवा के लिए। तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एक कवर होता है जो उसको ढक के लगता है, कवर करके। इसकी ओपनिंग को बोलते हैं हम ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसका नाम है? ओपनिंग का। और जो इसको कवर कर रखता है, ढक्कन जैसा होता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। नॉर्मल टाइम में ये खुला रहेगा जब हम सांस लेंगे, लेकिन जब हम खाना खाएंगे तब खाना इसके अंदर ना चला जाए लंग्स के अंदर, तो क्या करता है उस टाइम से क्लोज कर दिया जाता है, वरना ऑलवेज ये ओपन रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एपिग्लॉटिस। ठीक, तो इससे आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन बाइल जूस। पिगमेंट कौन कौन से होंगे? देखिए ऑप्शन है आपके लैग हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ऑप्शन बी है बिली रूबिन, ऑप्शन सी है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो देखिए इसमें बाइल जूस के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो ऑप्शन है ये तीनों, ट्राई करिए से। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लैग हीमोग्लोबिन हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है पल्सेस में, प्लांट में होता है, पल्स प्लांट। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। बाकी आता है दो पिगमेंट हमने पढ़े थे बाइल जूस के अंदर, कौन कौन से थे? एक तो थे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये कौन सा कलर देते थे? ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता था फूड में से, जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद, उसको येलोइश कलर देते हैं, येलोइश कलर। साथ ही साथ ही यूरिन को भी देते हैं कलर, गिव कलर टू यूरिन, यूरिन को भी कलर देंगे टू यूरिन, जो येलो कलर का यूरिन होता है, वो भी इसी की वजह से होता है। और अगर किसी वजह से ज्यादा निकल जाए, लीवर में कोई दिक्कत हो जाए, तो हो जाता है जॉन्डिस, जिसमें आंखें हाथ पैर पीले वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? दोनों निकलते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बाइल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? बाइल के अंदर एक बार सारी चीजें लिख देते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल कुछ आयंस होते हैं, फॉस्फेट वगैरह, फॉस्फेट। साथ ही साथ यहाँ पे शुगर वगैरह भी हो जाती, शुगर वगैरह भी होती है थोड़ी बहुत, शुगर वगैरह छोड़िए। इसके बाद वाटर, फिर साथ में सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स तीन बताते हैं। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोग्लाइकोलेट, तीन तरह के सॉल्ट्स बताते हैं, तीन सॉल्ट्स जो कि क्या काम करते थे, और जो कि क्या काम करते थे, जो फूड होता था, जो इमल्सिफाइड फूड होता था, उसके चार तरफ लेयर बनाते थे जिससे वो वापस चिपक ना जाए। एक कंपाउंड लेसिथिन भी होता था,
ये एक सर्फेक्टेंट का काम करता था, जो कि सर्फेक्टेंट वो होता है जो कि किसी कहीं पे भी सर्फेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से क्या होता है, चीजें जो चिपकी होती है आपस में वो दूर दूर हो जाती है, फैल जाती है। तो एक लेसिथिन भी होता है और साथ में पिगमेंट्स होते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। हमारा जो बाइल होता है, इसे लिख लीजिए चाहे तो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब अल्कोहल। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है डियोडेनम, जैजुनम और तीसरा है इलियम, और डी है हमारा नन ऑफ देम। तो ध्यान से चूज करिए ऑप्शन कौन सा आएगा। ये लीजिए, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम और नन ऑफ देम। कौन सा पार्ट इंटेस्टाइन जो कि अल्कोहल को अब्सॉर्ब करता है। देखिए हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो अल्कोहल का अब्सॉर्प्शन होता है, देखिए हमने बताया था माउथ के अंदर किस किस चीज का अब्सॉर्ब होता था, कुछ मिनरल्स, शुगर और सर्टेन ड्रग्स, और कुछ ड्रग्स। ये तीन चीजें माउथ के अंदर एब्जॉर्ब होती थी। पेट के अंदर, स्टमक के अंदर प्रोटीन का थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है एब्जॉर्ब, उसके यहां पे अल्कोहल एब्जॉर्ब होती है। ये दो चीजें यहां एब्जॉर्ब होती है। तीसरा आता है ड्यूडेनम, इसके अंदर मोस्ट ऑफ चीज एब्जॉर्ब होती है। फ्रक्टोज, जो भी उसमें फूड में होगा, माल्टोज, प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, फैट, ये सारी चीजें यहां एब्जॉर्ब होंगी। और भी जितनी भी चीजें, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी, ग्लूकोज वगैरह भी जो भी होगा, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। देन लास्ट में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, देखिए इसके अंदर होता है कुछ ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स ही लिख लीजिए, खाली कोई दिक्कत नहीं है। ड्रग्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें यहां एब्जॉर्ब होती है। तो ये सारे एब्जॉर्प्शन के टेबल दे रखिए बुक में। तो देखिए हमारा क्या है, कौन से पार्ट इंटेस्टाइन के अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। भाई अल्कोहल तो स्टमक के में एब्जॉर्ब हो रहा है, इंटेस्टाइन में तो हो ही नहीं रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ देम। इनमें से कोई सा नहीं आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 9 था 10 था ये क्वेश्चन, 9 कर लीजिए, 9। आगे करते हैं 10 क्वेश्चन। नंबरिंग में देख लीजिए क्वेश्चन की, अगर ऊपर नीचे हो गए तो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन माउथ। कितनी परसेंटेज होती है कार्बोहाइड्रेट की जो कि माउथ में डाइजेस्ट हो जाती है। तो ऑप्शन है 10%, 30%, 50%,
एंड 70%। तो ऑप्शन देखिए तीन है, तीन चार है। तो देखिए जब हमने बताया था ये एनसीईआरटी की सीधे सीधे बुक की लाइन है कि जब माउथ के अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, बाकी का बचा हुआ इंटेस्टाइन में आगे जाके होता है थोड़ा बहुत, तो इंटेस्टाइन में आगे जाके होता है पूरा सारा। ड्यूडेनम में मोस्टली डाइजेशन वाली सारी एक्टिविटीज होती है और जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन वाली, मोस्टली एब्जॉर्प्शन वाली एक्टिविटीज होती है, जो भी एब्जॉर्ब किया जाएगा सारा सब्सटेंस। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, 30% आ जाएगा डायरेक्ट। एनसीईआरटी लाइन है, बुक में लिखी है, शुगर से 30%। यहाँ पे कौन सा अमाइलेस एंजाइम आएगा, माउथ का सिलेवरी अमाइलेस, अमाइलेस, और क्या होगा माल्टोस, तो माल्टोस बनेगा और आइसोमाल्टोस बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे डेक्सट्रंस बन जाता है, डेक्सट्रंस भी तभी शुगर होती है, ग्लूकोज को बोल देते हैं डेक्सट्रंस। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। The common passage for food and air is, ये तो अभी बताया था, लैरिक्स, फेरिक्स, ट्रैकिया and none of them। द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो देखिए कॉमन पैसेज कौन सा होता है, हमने बताया था, अभी भी बताया था। सबसे पहले माउथ होता है, माउथ से क्या होता है नीचे जस्ट चल के छोटा सा पैसेज आता है, फेरिक्स बोलते हैं हम, जो कि एयर और एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन होता है, तो वो फेरिक्स होता है। तो आंसर क्या जाएगा, फेरिक्स। फेरिक्स के हमने तीन पार्ट बताए थे, जो नोज के पास होता है वो नेजोफेरिक्स होता है, नेजोफेरिक्स। जो माउथ के पास होता है ओरोफेरिक्स बोलते हैं हम, और जो थोड़ा गले के पास, लैरिक्स के पास जो होता है अंदर, उसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिक्स, लैरिंजोफेरिक्स। ठीक, तो इस तरह से फेरिक्स के तीन पार्ट भी होते हैं, तीनों को लिख लीजिए। ठीक, इसे देखिए आगे आगे करके। क्वेश्चन नंबर 12, how many the part of large intestine where some symbiotic association occur। कहां पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, देखिए तो ऑप्शन है आपके रेक्टम, सीकम, कोलन और नन ऑफ देम। तो देखिए इनमें से कौन सा आएगा, क्या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कर दीजिए, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, तो ऑप्शन है आपके तीन है, कौन सा आएगा जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में एसोसिएशन मिलेगा हमें। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि वहां पे रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, वो क्या करता है हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि काफी हेल्पफुल होता है हमारा।
तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था वो। तो कहाँ से निकलता है वो, कहाँ पे होता है वो होता है हमारा सीकम में। ये बुक में एक लाइन लिखी है, एक सीकम इज अ पार्ट वेयर सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अकर, जहां पे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, लिव्स। और क्या काम करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, हमें हो जाएगा पर्नीशियस अमीबिया या फिर मैक्रोसिटिक अनीमिया, सॉरी मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं आगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द गैप बिटवीन टू टीथ इज कॉल्ड, ऑप्शन है कस्प, डायस्टीमा, ब्यूनोडोंट, और अगला आएगा हेट्रोडोंट। तो देखिए इसमें कौन सा आएगा सही आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन स्पेशली, इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल क्वेश्चन है कि दो दांत होते हैं ना, ये जबड़ा होता है हमारा, दो दांत होंगे, उसके बीच में ना थोड़ा सा गैप बच जाता है कई बार, इस गैप को हम बोलते हैं डायस्टीमा। इसका नाम होता है गैप का। तो यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर लीजिए, डायस्टीमा। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो इससे आगे करते हैं अब आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कवरिंग ऑफ लिवर इज कॉल्ड, लिवर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम छोड़िए, पेरिकार्डियम कर लीजिए, पेरिकार्डियम, ग्लिंसन्स कैप्सूल, सन्स कैप्सूल, और डी एन नन ऑफ देम। ठीक, तो यहाँ पे बताना है लिवर की कवरिंग को क्या बोलते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी में कुल मिला के 3 तरह की कवरिंग होती है। जो आप सबसे देखो ऑर्गन होता है ना, एक ऑर्गन को कवर करने के लिए बाहर से एक अलग से कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर लगाते हैं। उस तो हमारी 3 तरह की लेयर्स होती है बेसिकली, मतलब होगी सेम, लेकिन जिस ऑर्गन पे होती है उसके हिसाब से उसे नाम दे देते हैं। तो क्या होता है, तीन लेयर 3 में डिवाइड करते हैं। एक होती है लंग्स पे, जो लंग्स होते हैं हमारे थोरेसिक चैम्बर में, लंग्स पे होती है प्लूरा, एक होती है हार्ट पे, और ये डबल लेयर्ड होती है, याद रखिएगा। जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ना हर ऑर्गन पे, ये डबल लेयर्ड होती है। हार्ट पे होती है पेरिकार्डियम, बाकी उसके बाद जो भी हमारे एब्डोमेन में ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमेन ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास वगैरह सारे, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। लिख लीजिए, पेरिटोनियम। लेकिन क्या होता है, पेरिटोनियम अब सब पे एक ही कवरिंग है, पेरिटोनियम कवरिंग बोल दिया हमने सबके लिए, करेक्ट। तो देखिए जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उनके लिए कौन सी लेयर होगी,
एब्डोमिनल ऑर्गन्स, उनके लिए कॉमन लेयर होती है सबके लिए, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम अब स्टमक पे भी होगी, लिवर पे भी होगी, पैनक्रियास पे होगी। स्पेशली जो लिवर की पेरिटोनियम होती है ना, लिवर पेरिटोनियम, इसको हम बोल देते हैं ग्लिनसन कैप्सूल। ग्लिनसन कैप्सूल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ग्लिनसन कैप्सूल। देखिए अभी लेयर किस तरह से होती है, हमारी जितनी पूरी बॉडी है इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की ऐसी लेयर है जो ऑर्गन्स को कवर करती है। इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, डबल लेयर होती है। बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं, लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर। इन वाली लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर। जो एक कैविटी होती है इसके अंदर कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा, देखिए जैसे कोई कैविटी है हमारी बॉडी की, कैविटी है, एक लेयर होती है जो कैविटी को टच करती है इस तरह से। बाहर में क्या बोलते हैं हम? पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर ये क्या होती है? कैविटी जिसके अंदर हमारा ऑर्गन होगा। उसके अंदर होती है फिर एक और होती है जो कि ऑर्गन को टच करेगी, हमारे ऑर्गन की कवरिंग जो कि ऑर्गन को टच करेगी। देखिए ये हमारा ऑर्गन होता है, ऑर्गन, इसको जो टच कर रही है ये लेयर, इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। विसरल लेयर। और जो बीच में आएगा, 2 लेयर के पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में थोड़ा सा फ्लूइड होता है, जिससे क्या होता है दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन पैदा नहीं होता। जिससे अगर फ्रिक्शन बना दोनों लेयर्स के बीच में, जैसे कोई ऑर्गन मूवमेंट करेगा और दोनों लेयर आपस में एक दूसरे ऊपर घिसेंगी, जिससे क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा और हो सकता है वहां पे सूजन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसी चीजें ना हो इसलिए बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो फ्रिक्शन वगैरह को घटाता है, फ्लूइड। तो इस तरह से 3 लेयर होती है। लंग्स पे जो होगी उसको बोलेंगे प्लूरा, आउटर वाली को पैराइटल, इनर वाली को विसरल, जो हार्ट पे होगी पेरिकार्डियम, और बाकी सारे ऑर्गन्स पे पेरिटोनियम। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, it is disorder of dash in which eyes and limbs become yellowish। ये बताइए कि इस ऑर्गन की डिजीज है जिसमें हमारे आईज और हमारे लिम्स, हाथ पैर येलोइश पड़ जाते हैं। ऑप्शन है स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, देन लिवर। तो देखिए जब हमने लिवर में पढ़ा था, जॉन्डिस के बारे में पढ़ा था हमने, तो लिवर में क्या होता था? लिवर से कुछ पिगमेंट्स होते थे एक्स्ट्रा जो कि कलर देते थे। कौन कौन से होते थे? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। जब किसी वजह से ज्यादा निकल जाते थे तो क्या होता था? वो हमारे हाथ पैर और आंखों में जमा हो जाते थे, जिससे हमारी बॉडी येलोइश पड़ जाती थी। तो वो लिवर की डिजीज होती थी, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तब होता था ऐसा। तो ये लिवर की डिजीज है, तो आंसर लिवर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना अगला जो चैप्टर है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करेंगे। थैंक यू।